हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। और पिछले सेशन में हम लोग क्लास 8 के जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसका जो पहला चैप्टर है रिसोर्स, इस चैप्टर में जितने भी टर्म हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, सारे टर्म और कंसेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कस। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड 20 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसके बाद इस चैप्टर से सारा कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट हैं, सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा और साथ ही साथ रिवाइज भी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू रिसोर्स, सॉरी विथ रेफरेंस टू रिसोर्स कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यानी कि रिसोर्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है एनी सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एस्टेब्लिश। यानी कि कोई भी सब्सटेंस वो रिसोर्स बन जाता है जब हम लोग केवल उसका इकोनॉमिक वैल्यू एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्या ये सही है? बताइए जल्दी। सेकंड नंबर स्टेटमेंट है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द प्राइमरी फैक्टर दैट ट्रांसफॉर्म ए सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। यानी बोल रहा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी एक प्राइमरी फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही? जल्दी बताइए। अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिसोर्स क्या होता है। तो हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जितने भी चीज हैं जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हमारे आसपास जितनी भी चीज हैं अगर वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक क्या है? रिसोर्स। तो वो क्या है? एक रिसोर्स है। जैसे कि हमने एक टी शर्ट पहना है तो टी शर्ट हमारे नीड को पूरा कर रहा है, यानी कि जो क्लॉथ है वो क्या है? एक रिसोर्स है। ये कैप है, एक रिसोर्स है। ये स्टाइलस है, ये एक रिसोर्स है। डिजिटल बोर्ड है, एक रिसोर्स है। कैमरा है, एक रिसोर्स है। कंप्यूटर है, एक रिसोर्स है। यहाँ आसपास बहुत सारे लाइट लगे हैं, ये सभी क्या है? एक रिसोर्स है, क्योंकि ये मेरे नीड को, मेरे जरूरत को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन बात है कि कोई भी आइटम या कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बनेगा कब? जब उसका यूज होगा। अगर इस टी शर्ट का यूज मेरे रियल लाइफ में नहीं होता, इसका कोई यूटिलिटी नहीं होता, तो क्या ये टी शर्ट का टी शर्ट को हम लोग रिसोर्स बोल सकते हैं? अगर इस टी शर्ट का कोई यूज होता ही नहीं मेरे लाइफ में तो क्या इसको हम लोग रिसोर्स बोल सकते थे? नहीं। क्या ये डिजिटल बोर्ड को हम लोग रिसोर्स बोल सकते थे जब इसका हमें कोई यूज नहीं है? पूरे वर्ल्ड में किसी को भी ये डिजिटल बोर्ड का यूज नहीं है, तो क्या हम लोग इस डिजिटल बोर्ड को रिसोर्स बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो जो यूज है, अगर किसी आइटम का यूजेबिलिटी ज्यादा है तो एक रिसोर्स है, क्योंकि यही जो यूजेबिलिटी है, यही जो यूटिलिटी है, यही डिसाइड करेगा कि किसी आइटम का क्या वैल्यू होगा, किसी आइटम का क्या वैल्यू होगा। और ये जो वैल्यू होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक इकोनॉमिक वैल्यू जो यहाँ पे दे दिया है, लेकिन दूसरा होता है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या होता है? जैसे कि हम मनाली है, शिमला है, यहाँ पे हम क्यों जाते हैं? यहाँ पे क्यों जाते हैं? कुछ खरीदने जाते हैं या वहाँ पे कोई मेरा प्रॉपर्टी है? नहीं जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो बोलोगे कैसा नीड? तो देखो, आदमी को दो टाइप के नीड हो सकते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, जिसके लिए हम ऑफिस जाते हैं। दूसरा होता है मेंटल रिलीफ या इमोशनल नीड। हम अपने आप को इंटरटेन करने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत बनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए हम लोग उन इलाकों में या उस एरिया में, उस रीजन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। जब उस लैंडस्केप को देखते हैं या वहाँ पे जाके हम इंजॉय करते हैं तो हमें क्या होता है? शांति मिलता है, थोड़ा खुशी मिलता है। तो वो भी हमारे नीड को फुलफिल कर रहा है। तो कोई आइटम सब्सटेंस होगा, ये केवल उसके इकोनॉमिक वैल्यू स्टैब्लिश हो जाने से नहीं होगा।
इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ स्टैटिक वैल्यू भी तो हो। स्टैटिक वैल्यू भी तो डिसाइड करता है कि कोई सबस्टांस रिसोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, या केवल इकोनॉमिक वैल्यू? तो स्टैटिक वैल्यू भी हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं रहता, अगर इसको ओनली वर्ड को हम लोग हटा देते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन ओनली दे करके ये बोल रहा है कि केवल इकोनॉमिक वैल्यू ही किसी सबस्टांस को रिसोर्स बना सकता है। नहीं भाई, एस्थेटिक वैल्यू भी, कल्चरल वैल्यू भी किसी को एक रिसोर्स बना सकता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द प्राइमरी फैक्टर दैट ट्रांसफॉर्म अ सबस्टांस इनटू अ रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी, सोचो पहले हम लोग किस टाइप के बोर्ड का यूज करते थे पढ़ाने के लिए, हैं? बताओ। धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड आया, ब्लैक बोर्ड था पहले, व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट बोर्ड के बाद ये डिजिटल बोर्ड आ गया। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, नए नए आइटम रिसोर्स बनते जा रहे हैं। सोचो कि एयर में अभी वाटर वेपर मौजूद है, लेकिन क्या इस वाटर वेपर को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? क्या हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस वाटर वेपर को कितना भी पैसा लगा करके? नहीं। लेकिन अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो एयर में मौजूद वाटर वेपर को ट्रैप करने लगे, ये वाटर वेपर भी हमारे लिए एक रिसोर्स। तो टाइम और टेक्नोलॉजी है जो किसी सबस्टांस को ट्रांसफॉर्म कर देता है रिसोर्स में। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, रिवर तो सदियों से हमारी अर्थ पे बह रही हैं, फ्लो कर रही हैं, लेकिन सदियों से ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, क्योंकि हमारे पास ये आइडिया नहीं था, ये टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम लोग एक रनिंग वाटर से या रनिंग वाटर को, या कोई वाटर है, स्थिर वाटर है या रनिंग वाटर है, उससे हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते। टेक्नोलॉजी आया और ये वाटर हमारे लिए रिसोर्स बन गया, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए रिसोर्स बन गया, क्योंकि हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट नीड को पूरा कर रहा है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करता है कि कोई सबस्टांस रिसोर्स होगा कि नहीं होगा। तो पहला सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या है, सही है, और पहला स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी होगा, ओनली 2, ये करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब पोटेंशियल रिसोर्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पोटेंशियल रिसोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा रिसोर्स है जो पोटेंशियल रिसोर्स को डिफाइन कर रहा है। तो देखो, हमारे पास 2 टाइप के रिसोर्स हैं। एक रिसोर्स है जिसका अमाउंट, जिसका क्वांटिटी हमें पता है, जिसको हमें पता है कि हाँ ये एक रिसोर्स है। जैसे कि हम लोगों ने पेट्रोलियम का यूज करते हैं, हम लोग पेट्रोलियम का यूज करते हैं, नेचुरल गैस का यूज करते हैं, तो वो एक रिसोर्स है। लेकिन कैसा रिसोर्स? तो इस आधार पे कि हाँ ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स नहीं है, या इस रिसोर्स का इतना अमाउंट है, इस रिसोर्स का इतना अमाउंट हमारे पास नहीं है, ये जब हमें पता लगता है, इस आधार पे हम लोग रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एक्चुअल रिसोर्स, और दूसरा होता है पोटेंशियल। ठीक, एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्स। अगर कोई सबस्टांस जो हो सकता है अभी रिसोर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि अभी नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास उसको यूज करने का टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो ये पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि नीदरलैंड है या इंडिया है, हम लोग विंड मिल का यूज करते हैं विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब तक हमारे पास इस विंड को या विंड से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तब तक वो विंड एक पोटेंशियल रिसोर्स था। लेकिन जैसे ही मेरे पास टेक्नोलॉजी आया और हम लोग उसको यूज करने लगे, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारे इंडिया में कोयला है, आयरन ओर है,
ठीक, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप, कॉपर का माइन होगा और भी बहुत सारे माइन होंगे, डायमंड का माइन है। ये जो है ये क्या है, एक्चुअल रिसोर्स। लेकिन जो अभी हमने बताया वाटर वेपर, ये एक पोटेंशियल रिसोर्स। हो सकता है कि फ्यूचर में किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी कोई बन जाए और उसको हम लोग यूज करने लगे तो एक पोटेंशियल रिसोर्स से एक्चुअल रिसोर्स पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसका क्वांटिटी हमें पता है, जिसका क्वांटिटी हमें पता है, तो क्या वो पोटेंशियल रिसोर्स है? नहीं, नहीं है, ये एक एक्चुअल रिसोर्स। वैसा रिसोर्स जिसका क्वांटिटी हमें पता है और प्रेजेंट में हम उसको यूज भी कर रहे हैं, तो वो एक कैसा रिसोर्स है? तो एक्चुअल रिसोर्स है। तो पहला स्टेटमेंट किसके लिए है? तो एक्चुअल रिसोर्स के, किसके लिए है? एक्चुअल रिसोर्स के। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, रिसोर्स फाउंड इन अ रीजन, रिसोर्स रीजन में अवेलेबल है बट मे नॉट बी यूज करेंटली ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन टेक्नोलॉजी के कमी के कारण हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो एक पोटेंशियल रिसोर्स। कैसा रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स है। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ये क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रिसोर्स डेट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, वैसा रिसोर्स जो अर्थ पे हर जगह पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम लोग रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यूबिक्विटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। जो यूबिक्विटस रिसोर्स है वो अर्थ पे हर जगह अवेलेबल है, विंड है, सनलाइट है, ये हर जगह अवेलेबल है, ये एक यूबिक्विटस रिसोर्स है। लेकिन आयरन ओर है, कॉपर है, कोयला है, ये एक लोकलाइज्ड रिसोर्स है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया में मिलता है। तो स्टेटमेंट बी है वो यूबिक्विटस रिसोर्स को बताता है, इसलिए सी गलत था। ये कैसा रिसोर्स है? यूबिक्विटस, जो अर्थ पे हर जगह मिलता है। दूसरा है, रिसोर्स ड्राइव्ड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिसोर्स ड्राइव है उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी डिवाइड रिसोर्स इनटू टू पार्ट्स, वन एबायोटिक एंड अदर बायोटिक। तो बायोटिक ड्राइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत है? तो ये क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। दूसरा क्या है? यूबिक्विटस रिसोर्स है। और पहला वाला एक्चुअल रिसोर्स है। यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स का सही डिफिनेशन कौन बता रहा है? तो ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर। यहाँ पे कुछ पेयर दिया हुआ है, जैसे कि यूबिक्विटस रिसोर्स। क्या यूबिक्विटस रिसोर्स? आयरन और वो एक यूबिक्विटस रिसोर्स है। क्या आयरन और यूबिक्विटस रिसोर्स है? तो नहीं, आयरन और एक लोकलाइज्ड रिसोर्स। क्या है? आयरन और एक लोकलाइज्ड रिसोर्स है। फिर बोल रहा है लोकलाइज्ड रिसोर्स सनलाइट। क्या सनलाइट एक लोकलाइज्ड रिसोर्स है? क्या सनलाइट किसी एक स्पेसिफिक एरिया में मिलता है या हर जगह मिलता है? हर जगह मिलता है। तो सनलाइट जो है ये एक यूबिक्विटस रिसोर्स है, यूबिक्विटस रिसोर्स है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और स्टेटमेंट जो और पेयर जो 3 है वो है एबायोटिक रिसोर्स सॉइल। तो क्या सॉइल एबायोटिक रिसोर्स है? तो हम लोग बोले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी डिवाइड रिसोर्स इन टू पार्ट, एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक ड्राइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं है? है। यानी कि सॉइल एक एबायोटिक रिसोर्स है। यानी कि पेयर जो 3 है ये करेक्ट है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और ये स्टेटमेंट नंबर 3। तो 3 नंबर जो स्टेटमेंट है यहाँ पेयर है, ये क्या है? सही है। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। विथ रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताओ ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? अगर मैं या मेरे पास किसी भी तरह का नॉलेज, किसी भी तरह का स्किल नहीं है, अगर मेरे पास किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, किसी भी तरह का स्किल नहीं है, तो क्या हम एक रिसोर्स हैं? क्या हम एक ह्यूमन रिसोर्स हैं? नहीं है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के नीड को पूरा नहीं करते।
पूरा करेंगे। जैसे कि लेबर, लेबर है वो भी एक रिसोर्स है, लेकिन वो एक रिसोर्स है क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है बस। लेकिन रिसोर्स हम कब बनेंगे, जब मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और मेंटल एबिलिटी भी है। जब हमारे पास मेंटल एबिलिटी है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास नॉलेज है, तो हम कुछ ऐसा रिसोर्स बनाएंगे जो बहुत सारे लोगों के नीड को फुलफिल करेगा। क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो जब व्यक्ति के पास नॉलेज है, जब व्यक्ति के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, तब वो जाकर के तब जाकर के वो व्यक्ति एक रिसोर्स बनता है। ऐसा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इट रेफर द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन ओनली। जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसी को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। हम ह्यूमन एक नेचुरल रिसोर्स हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हम काम तो कर सकते हैं। हो सकता है कहीं लेबर का काम कर रहे हो, कहीं गिट्टी उठा रहे हो, बालू उठा रहे हो, काम कर रहे हैं, दूसरे की नीड को पूरा कर रहे हैं, उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है। लेकिन इस टाइप के रिसोर्स कोई भी देश नहीं चाहेगा, या कोई किसी के घर वाले नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा मजदूरी। वो हमें पढ़ाएंगे। हमारा जो देश के जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेगी ताकि हम नॉलेजेबल बने, हमारे पास स्किल आए और कुछ ऐसा रिसोर्स हम लोग बना दें, ह्यूमन मेड रिसोर्स बना दें, जिससे बहुत सारे लोग क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, बहुत सारे लोगों को आसानी हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में ओनली ऐड कर दिया, यही काम गलत कर दिया। ओनली करके गलत कर दिया। ये एक एक्सट्रीम वर्ड है। केवल एक, यानी केवल फिजिकल स्ट्रेंथ ही है जो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाता है, तो नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ भी एक फैक्टर है जिससे ह्यूमन एक, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारे पास मेंटल एबिलिटी भी होना चाहिए, हमारे पास नंबर भी होना चाहिए, तब जाकर के ह्यूमन रिसोर्स बने। यानी कि इट रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटी। एबिलिटी कैसा, मेंटल और प्लस फिजिकल, तब जाकर के वो व्यक्ति एक रिसोर्स बनेगा। तब जाकर के व्यक्ति क्या बनेगा, एक रिसोर्स बनेगा। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है? तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर है। यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओनली ऐड किया गया है। बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स उसी को बोलेंगे जिसके पास केवल और केवल फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगा। नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल एबिलिटी भी होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ भी। चलो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, पेटेंट इंप्लाइज। पेटेंट का मतलब क्या होता है? सोचो, तुम एक टेक्नोलॉजी बनाए, या एक ऐप बनाए जिसके ओपन करते ही एरिया में जितने भी वाईफाई हैं वो सारे बंद हो जा रहे हैं, या वो वाईफाई किसी भी एक जो अच्छा सिग्नल वाला जो वाईफाई है उसको क्या कर रहा है, वो अपने आप उसको कैप्चर कर रहा है और हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा तुम टेक्नोलॉजी बना दो। अब वो टेक्नोलॉजी पे जो एक्सक्लूसिव राइट होगा वो किसका होगा, तुम्हारा होगा कि किसी और का होगा? क्योंकि तुमने इसको निजात किया है ना, तुमने इसको इन्वेंट किया है, तो उस पर अधिकार भी तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन कब, जब तुम उसको रजिस्टर कराओगे तब। बिना रजिस्टर कराए तुम इधर से उधर जाके गुणगान करने लगे तो हो सकता है कोई चालाक व्यक्ति आएगा और यूज करने लगे और बोलेगा कि इस पर मेरा राइट है। तो लीगल राइट, एक्सक्लूसिव लीगल राइट होना चाहिए। तुमने बनाया है, तुमने भी किसी से चीटिंग करके नहीं बनाया है, तुमने बनाया है और तुम जाकर के उसको क्या कराए, पेटेंट कर। इसके पास, सरकार के पास। तब तो बोलोगे कि नहीं ये तो मेरा, इस पे तो मेरा अधिकार है, किसी को कैसे रोक पाओगे तुम? अगर तुमने टेक्नोलॉजी बनाया फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग तुमसे चुरा करके करने लगे, तुम कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारा टेक्नोलॉजी है? तो हम बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं कि तो मेरा टेक्नोलॉजी है। बात समझे? तो एक्सक्लूसिव राइट ओवर अ जियोग्राफिकल एरिया फॉर माइनिंग। माइनिंग के ऊपर जो किसी जो कोई जियोग्राफिकल एरिया है उस पर हम माइनिंग कर रहे हैं, उस पर एक्सक्लूसिव राइट पेटेंट बताता है? नहीं। एक्सक्लूसिव लीगल राइट ओवर एन आइडिया, और हमारे पास कुछ आइडिया है, कुछ इन्वेंट किए हैं, उस इन्वेंशन और आइडिया के ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव राइट है।
ये वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो पे मेरा एक्सक्लूसिव राइट है। इस वीडियो का कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इस वीडियो का यूज करके यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। जैसे ही डालेगा उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा, क्योंकि उस वीडियो को किसने बनाया है? मैंने बनाया है, इसमें मेरा लीगल राइट है। इसलिए ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा, एक्सक्लूसिव लीगल राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। चलो 6 नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है दे आर अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी लाइक ओवर यूटिलाइजेशन, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये ओवर यूटिलाइजेशन से कोई प्रभाव इस पे पड़ने वाला नहीं है। कितना भी हम लोग यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट है सोलर और विंड एनर्जी ये एक इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल एनर्जी। देखो रिन्यूएबल एनर्जी दो टाइप का होता है, एक एग्जॉस्टिबल, दूसरा होता है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है? तो वाटर है। वाटर एक एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी है लेकिन उसमें एग्जॉस्टिबल है। अगर हम लोग वाटर को अनवाइजली यूज करने लगे, बहुत ज्यादा यूज करने लगे, ओवर यूटिलाइजेशन हम लोग वाटर को करने लगे, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं रह पाए। रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ पे नेचुरली एक वाटर साइकिल अवेलेबल है। वाटर रेनफॉल के रूप में अर्थ पे आता है, फिर वो वेपोराइज होता है, ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है रेनफॉल के रूप में। ये साइकिल बार बार चलते रहता है। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने लगते हैं, तो ये जो वाटर का अवेलेबिलिटी है वो कम होने लगता है। जैसे कि चेन्नई है, दिल्ली है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम है, और है भी तो पोल्यूटेड हो चुका है। तो ओवर यूटिलाइजेशन से अफेक्ट होता है, बोलो कौन? रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि ये एक जनरल वर्ड है, जनरल स्टेटमेंट है। जब जनरल स्टेटमेंट की बात आएगा तो इसमें हम लोग सबको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, चाहे वाटर हो, एयर हो, सोलर हो, सबको लेके चलेंगे। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सोलर और विंड एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये एक इनएग्जॉस्टिबल है क्योंकि इसका अनलिमिटेड अमाउंट हमारे पास है। जितना विंड मिल लगाना है लगा लो, जितना सोलर प्लेट लगाना है लगा लो, कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। कितना भी यूटिलाइज करो कोई इफेक्ट आने वाला इस पे नहीं है। जब तक सूर्य है तब तक सोलर प्लेट का यूज हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लेकिन वाटर का यूटिलाइजेशन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन है, बी स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है ओनली 2 ये करेक्ट आंसर है। ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, और जनरल होगा तो वाटर के लिए भी अवेलेबल होगा, वाटर के लिए भी यूज होगा। जैसे ही बात हम लोग वाटर के लिए सोचेंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो 7 नंबर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज वाइटल फॉर अ नेशन। किसी भी नेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? बताओ क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर नहीं पैदा करेंगे, स्किल्ड लेबर पैदा नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, डॉक्टर नहीं पैदा करेंगे, डॉक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनाते हैं, तो कोई भी देश डेवलप नहीं करेगा। सोचो कि तुम्हारे देश में नहीं डॉक्टर है, ना ही इंजीनियर है, कोई भी नहीं है, तो क्या हम लोग यूपीआई बना पाते? क्या यूपीआई बना पाते? नहीं बना पाते। यूपीआई बनाने से क्या फायदा हुआ? किसके नीड को पूरा कर रहा है? तो सबके नीड को पूरा कर रहा है, सबके नीड को पूरा कर रहा है। तो इस टाइप के रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए। आज कितना भी हम एआई बना दें, कितना भी एआई बना दे, कितना भी एआई काम कर ले, लेकिन उस एआई को हैंडल कौन करेगा? उस टेक्नोलॉजी को हैंडल कौन करेगा? उस टेक्नोलॉजी को बनाएगा कौन? उस टेक्नोलॉजी को ठीक कौन करेगा? तो ह्यूमन ही तो ठीक करेगा। तो एक नए रिसोर्स बनाने के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए? बताओ। ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। या तुम्हारे देश में जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही टेक्नोलॉजी बनाएगा जो उस नेचुरल रिसोर्स को क्या करेगा? यूज करेगा। कोई दिक्कत? बोलो।
अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, स्किल नहीं होता, विंड मिल बना पाते, सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट बना पाते? नहीं बनाते। तो क्या सोलर सनलाइट हमारे लिए एनर्जी का काम होता, एनर्जी होता? नहीं होता। विंड हमारे लिए एनर्जी होता? नहीं होता। क्योंकि हमारे पास उस टाइप का नॉलेज है, हमारे टाइप का स्किल है, हमने विंड मिल बनाया, हमने डायनेमो बनाया, और आज हम लोग विंड का और सोलर एनर्जी। कोई दिक्कत है तो पढ़ो। टू इंक्रीज बर्थ रेट, बर्थ रेट इंक्रीज करने के लिए हमें बताओ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है, बोलो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बर्थ रेट इंक्रीज तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें सोचने वाला क्या बात। दूसरा है टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्स विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स है उसको बिना टेक्नोलॉजी के यूज कर ले। बताओ क्या क्या दिया है। दूसरा है इनेबल पीपल टू क्रिएट मोर एंड बेटर रिसोर्स। हम लोग पीपल को ऐसा बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रिसोर्स बनाए, जो दूसरे के नीड को पूरा करे। जैसे कि हम बनाएंगे एक छोटा सा एसी, पोर्टेबल एसी, जिसको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं। मेरे ऑफिस में एसी नहीं है, हम घर में उठाए, पॉकेट में डाले, एसी लेके चले गए, वहां पे एसी स्टार्ट कर दी। ऐसा रिसोर्स सबके लिए काम आएगा। वो जो एसी होगा वो एक रिसोर्स। तो तुम कब बनाओगे? जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, जब तुम्हारे पास स्किल होगा, जब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलो 8 नंबर, मैच लिस्ट क्लासिफिकेशन विथ लिस्ट 2। एग्जाम्पल है, देखो ऊपर दिया है अलग अलग रिसोर्स का नाम, नीचे दिया है कि एग्जाम्पल दिया है, बताना है कि कौन सा है। जैसे बायोटिक रिसोर्स इनमें से कौन सा है? एयर बायोटिक रिसोर्स है कि टेक्नोलॉजी बायोटिक रिसोर्स है, एनिमल बायोटिक रिसोर्स है या कॉपर? तो एनिमल है, ये एक बायोटिक रिसोर्स है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 3। ए का क्या होगा? 3, क्योंकि बायोटिक रिसोर्स किसको बोलेंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है? एनिमल से। दूसरा है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होता है? वैसा रिसोर्स जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में मिलता है, जैसे कि कॉपर, जैसे कि कॉपर, यानी कि बी का 4, बी का 4। दूसरा है यूबिक्विटस, यूबिक्विटस वैसा रिसोर्स जहां हर जगह, जो हर जगह अवेलेबल है, जो हर जगह अवेलेबल है, वो क्या है? एयर, यानी कि 1, सी का 1। दूसरा है लास्ट ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्या है? टेक्नोलॉजी। जितने भी टेक्नोलॉजी है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, तो डी का 2। A3, B4, C1, C2, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या होता है? तो सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, बनाए रखना, यानी कि रिसोर्स को आगे तक बचा करके रखना, आगे तक के बचा करके रखना। बात समझे? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट नोन रिसोर्सेज हैं, उसको प्रेजेंट के नीड को पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए जब कंजर्व करके रखेंगे, बचा करके रखेंगे, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाए। बात समझे? हम लोग आज उस रिसोर्स का यूज करेंगे, लेकिन जब यूज कर रहे होते हैं उस टाइम ये ध्यान में होना चाहिए कि इस रिसोर्स का यूज आने वाला जनरेशन भी करेगा। जैसे कि मेरे पास वाटर अवेलेबल है और उस वाटर को, पूरे वाटर को हम लोग यूज कर लें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, नहीं कर पाएंगे, हम लोग कर पाएंगे। अगर हम लोग चाहें तो पूरे अर्थ से वाटर को, माने कि जो पीने वाला वाटर है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, पॉल्यूशन फैला करके या यूज करके। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा कि जो रेन वाटर अब आ रहा है, उस रेन वाटर को हम प्रिजर्व करके रखेंगे, और जो हमारे पास पहले से वाटर है उसको भी बचा करके रखेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो? यूजफुल हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिट। हम लोग ध्यान देखें कि कैसे भी हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो चार्ज हो, अंडरग्राउंड में जो पानी है जमीन के अंदर, उसमें भी पानी अच्छा खासा बना रहे, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो यूज कर सके। ये जो सोच है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, मैक्सिमाइज करंट इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। बोल रहा है कि किसी भी कीमत पे आज के जो इकोनॉमिक तो तुम्हारा ग्रोथ है उसको मैक्सिमाइज करते जाओ।
किसी भी कीमत पे, चाहे पॉल्यूशन फैले, हमें सोचना ही नहीं है फ्यूचर जनरेशन के बारे में। बात यही हुआ कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है या 50 लाख रुपया है जो तुम कमा रहे हो, खाते जा रहे हो, तुम अपने बाल बच्चों के लिए नहीं सोच रहे, या तुम खुद के फ्यूचर के लिए अभी नहीं सोच रहे। किसी भी कॉस्ट पे हमें आज मौज मस्ती करना है, भले कल कंगाल होकर हमें घूमना पड़े। ये जो है किसी भी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम नहीं है। बैलेंस द नीड टू यूज द रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। हमें आज के नीड और फ्यूचर के नीड को सोच करके आगे बढ़ना पड़े, यानी कि आज जो हमें नीड है उसको पूरा करेंगे और फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर। बैलेंस द नीड टू यूज रिसोर्स प्रेजेंट एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, यानी कि इतना बैलेंस बना के चलना है कि हम अपने आज के नीड को पूरा कर लें और कुछ बचा लें जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी वो उसको यूज करेगी। कोई दिक्कत है? तो इसके लिए ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनसीईआरटी बुक में भी दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल। तो एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और कंटिन्यूसली वीडियो आप लोग के साथ आते रहेंगे। और ये एमसीक्यू है, और एमसीक्यू जितना ज़्यादा सोल्व करो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल। चाहे वो एमसीक्यू कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, अगर मिल रहा है तो उसको यूज करो। बात समझे? तो बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। पहला दिया है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी लाइफ के अलग अलग फॉर्म हैं, छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े तक, उसको रिस्पेक्ट दो और उसको आसानी से देखभाल करो, बहुत ही अच्छे तरह से देखभाल करो। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चीजें हैं, जितने भी ह्यूमन्स हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग में जो फैक्ट डोमेन है वो बात कर रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट इन्वायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे एबायोटिक कंपोनेंट हो, सारे कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसीलिए हमारे अर्थ पे जितने भी लाइफ के फॉर्म हैं उसको रिस्पेक्ट और केयर करना। अब बोलोगे क्यों? जैसे सोचो, फॉरेस्ट एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, लिविंग थिंग है। अगर हम लोग पूरे फॉरेस्ट को क्लीन कर दें तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? बोलो, रह पाएंगे? चलो ठीक है। दूसरा, जंगल से जो जितने भी प्रीडेटर्स हैं, जितने भी कार्निवोरस हैं, जितने भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल हैं, उसको खत्म कर दो और केवल वेजिटेरियन रखो। क्या ये इन्वायरमेंट रह पाएगा? क्या ये बायोस्फीयर चल पाएगा? क्या ये इकोसिस्टम चल पाएगा? नहीं। उसका इफेक्ट ऐसा नहीं होगा केवल जंगल पे होगा, उसका इफेक्ट हम पे भी होगा, हमारे ऊपर भी होगा। हम लोग वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, उस एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो हमारे आसपास जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उन सभी पे देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा पढ़ो, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जो नेचुरल रिसोर्स है उसके डिप्लेशन को मिनिमाइज करो, कम करो, जितना ज्यादा हो उसको कम करो। तुम डिप्लेशन को कम करने का मतलब ये नहीं है ना कि तुम उसको यूज नहीं करो, यूज करो, लेकिन जो तुम ओवर यूज कर रहे हो वो नहीं करो, जो फालतू के बेकार बर्बाद कर रहे हो वो नहीं करो। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ पे जो वाइटलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, अर्थ पे जो विभिन्नताएं हैं उसको भी कंजर्व करना, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है वही लाइफ को अर्थ पे लेके चल रही है आगे तक। अगर डाइवर्सिटी नहीं रहता तो हम लोग आगे इतना देर तक जो है हमारा ह्यूमन लाइफ या कोई भी लाइफ चल ही नहीं पाती। डाइवर्सिटी है इसलिए हम टिके हुए।
ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों प्रिंसिपल सही है, उसके लिए जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, व्हाट डज दिस इन। बोल रहा है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, जो हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो लिंक्ड है किस बात पे? क्या हमें क्लीन वाटर या क्लीन एयर चाहिए? बोलो तो चाहिए। इस बात पे डिपेंड करता है हमारा अर्थ का या हमारे प्लेनेट का फ्यूचर। दूसरा है प्लेनेट पे जो सॉइल है उसके फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना है। अगर फर्टाइल नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? क्या अनाज उपजाओगे? बायोडाइवर्सिटी, लाइफ का जो लाइफ में जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटीज है, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल मिलेंगे, डिफरेंट जेनेटिक फॉर्म के तुम्हें लायंस मिलेंगे, डिफरेंट जेनेटिक फॉर्म के तुम्हें मैन मिलेगा। तभी लोग जो डाइवर्सिटी है ये डाइवर्सिटी को बनाए रखेंगे, तभी जाकर के फ्यूचर ये प्लेनेट क्या होगा, आगे तक चल पाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव, हमने बता दिया है कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। पहले कंटिन्यूअस सप्लाई फ्रॉम द नेचर, रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसका सप्लाई नेचर से कंटिन्यूअसली होते रहता है। लेकिन सबसे पहले हम अभी नहीं बताएंगे, पहले तुम लोग पढ़ो और इसका आंसर दो। जल्दी आप लोग इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स व्हिच हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? तो क्या वैसा रिसोर्स जिसका सप्लाई कंटिन्यूअस होते रहता है। जब सप्लाई कंटिन्यूअस नेचर हमको दे रहा है फिर वो नॉन रिन्यूएबल कैसा होगा? वो तो रिन्यूएबल होगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, ए क्या है, गलत है। स्टेटमेंट बी क्या है, लिमिटेड स्टॉक एंड टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश, यानी कि उसका स्टॉक लिमिटेड है और उसको रिप्लेनिश होने में हजारों साल लग जाते हैं। उस टाइप के रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि आयरन ओर है, कॉपर हो, कोयला है, ये क्या है, पेट्रोलियम है, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। हाई स्पीड विंड आर एन एक्चुअल रिसोर्स इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में जो हाई स्पीड विंड है वो एक एक्चुअल रिसोर्स, क्यों? क्योंकि उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर देखो एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स दो होता है। एक्चुअल रिसोर्स में हमें उस रिसोर्स का क्वांटिटी और उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता है। कुछ साल पहले, यानी कि मान के चलो 200 साल पहले, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था इस हाई स्पीड विंड के यूज करने का। तो उस टाइम ये पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही हमने विंड मिल बनाना स्टार्ट किए, ये हमारे लिए एक एक्चुअल रिसोर्स बन गया। पढ़ो, क्योंकि नीदरलैंड यूज विंड मिल टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द विंड, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, विंड मिल, जिसका यूज हम करते हैं उस हाई स्पीड विंड से एनर्जी निकालने का। इसलिए यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो, पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि स्टेटमेंट जो हमारा ए है वो सही है। सही है। देखो एक्चुअल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जिसका क्वांटिटी और जिसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मान लो कि हमारे पास क्वांटिटी है लेकिन टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो वो एक पोटेंशियल रिसोर्स होता है। हमको पता है कि सनलाइट का यूज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी है, हीट है, लेकिन इस सनलाइट का यूज करने के लिए मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सनलाइट हमारे लिए एक पोटेंशियल एनर्जी।
हमें पता था कि यूरेनियम से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं था, तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन टेक्नोलॉजी आते ही वो एक एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स से एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत है बोलो? हमें पता था कि जो रनिंग वाटर है या जो स्टैटिक वाटर है उसको भी हम लोग चला सकते हैं। जो रनिंग वाटर है या जो वाटर है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर है, लेकिन मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वाटर उस टाइम तक वो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल रिसोर्स था। लेकिन जैसे ही मेरे पास टेक्नोलॉजी आया, उस वाटर को यूज करने का, उस वाटर से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का, तो वाटर एक एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होना चाहिए? जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रिसोर्स कैन बी। एक रिसोर्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? तो सबसे पहले हमने बताया कि रिसोर्स होता क्या है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, वो एक रिसोर्स होता है। कोई सबस्टांस रिसोर्स होगा कि नहीं होगा वो उसके यूजेबिलिटी और यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर यूजेबिलिटी और यूटिलिटी उस सबस्टांस का है तो वो एक रिसोर्स है, क्योंकि वो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही उसको एक वैल्यू देता है, चाहे वो इकोनॉमिक वैल्यू हो चाहे वो एस्थेटिक वैल्यू हो। तो कोई भी सबस्टांस का दो टाइप का वैल्यू हो सकता है, एक इकोनॉमिक और दूसरा है एस्थेटिक। लेकिन यहाँ पे ओनली लगा करके क्या किया है? गलत किया है। जो सी नंबर ऑप्शन है बोथ इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक वैल्यू। तो एक रिसोर्स के पास एक इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकता है और एस्थेटिक वैल्यू भी हो सकता है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? चलो 15 नंबर क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू पोटेंशियल रिसोर्स, आ गया ना? विथ रेफरेंस टू पोटेंशियल रिसोर्स कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। पोटेंशियल रिसोर्स से रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट दिया है, बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है These are the resource whose entire quantity may not be known। ये एक रिसोर्स है जिसका इंटायर क्वांटिटी हमें पता नहीं है, पता नहीं है। सही है, सही है। तो पोटेंशियल रिसोर्स का इंटायर क्वांटिटी हमें नहीं पता है। दूसरा, दे आर करेंटली बीइंग यूज्ड इन इकोनॉमिक बट एट अ वेरी लो स्केल। नहीं, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं अपने इकोनॉमी में। क्यों इससे यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी हमने आपको बताया, हमें पता है कि ये एक रिसोर्स है, लेकिन इसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हमें पता है कि वो एक रिसोर्स है और उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है और हम उसको यूज भी कर रहे हैं, तो वो एक एक्चुअल रिसोर्स। क्या हो जाएगा? एक्चुअल रिसोर्स। चलो 3 नंबर पर हो। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है जिससे हम लोग इस रिसोर्स को यूज कर सकें। कोई दिक्कत है? तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो स्टेटमेंट 2 गलत है। जब स्टेटमेंट 2 गलत होगा, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो तुम्हें बस केवल सी बचेगा, 1 और 3 जो करेक्ट स्टेटमेंट। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल रिसोर्स वैसा रिसोर्स है जिसका एक्चुअल अमाउंट हमें पता नहीं है। ये एक्चुअल अमाउंट पता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल अमाउंट पता कब होगा? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा, जब हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम लोगों ने इसको यूज कर लिया है, पढ़ लिया है। वही है रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। दूसरा है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तीसरा है मैक्सिमाइज द डिप्लेशन, बोल रहा है डिप्लेशन को मैक्सिमाइज करो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि पहला है रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सही है। दूसरा है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सही है। तीसरा बोल रहा है कि डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को मैक्सिमाइज करो रैपिड इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ये एक गलत है। चौथा है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि 1, 2 एंड 4 जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर सोचो
अगर तुम्हें मान लिया कोई नहीं पता था और 3 नंबर ऑप्शन पता होता तो 3 निकाल देते कि 3 गलत है, 3 नंबर ऑप्शन गलत है, तो 3 ऐसे ही आंसर आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। 17 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द रिसोर्स क्लासिफिकेशन। बताना है कि जो एयर है वो एक यूबिक्विटस रिसोर्स है। बताओ, अब तो सब चीज पता चल गया है, सारा टाइप हम लोग डिस्कस कर लिए, सभी टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स 2 टाइप का है, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड पर है। यूबिक्विटस में एयर वाटर आ गया, फिर उसमें भी हम लोग पढ़े रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, एबायोटिक, सारे टाइप, सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा पेयर सही है। तो एयर यूबिक्विटस रिसोर्स है, यस, एयर यूबिक्विटस रिसोर्स है क्योंकि एयर हर जगह अवेलेबल है। कॉपर, क्या कॉपर अर्थ पे हर जगह अवेलेबल है? नहीं है, वो एक लोकलाइज्ड रिसोर्स है। जब कोई रिसोर्स अर्थ पे हर जगह अवेलेबल है तो यूबिक्विटस, जब वो रिसोर्स केवल एक स्पेसिफिक एरिया में है तो लोकलाइज्ड। फिर बोल रहा है बायोटिक रिसोर्स फॉरेस्ट, ए बायोटिक रिसोर्स फॉरेस्ट। क्या फॉरेस्ट एक ए बायोटिक रिसोर्स है? क्या फॉरेस्ट ए बायोटिक रिसोर्स है? तो नहीं, फॉरेस्ट क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। यानी कि 3 नंबर जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। 3 निकालो, 3 निकाल दो, यानी कि जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? चलो 18 नंबर, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी अब बाकी नहीं है। सारा चैप्टर इतना बेहतरीन तरीके से डिवाइज हुआ है, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है इट रेफर द नंबर, नंबर का मतलब क्वांटिटी, और एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब मेंटर और फिजिकल दोनों दिया है, ऑफ द पीपल। बताओ सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? अगर किसी व्यक्ति के पास मेंटल एबिलिटी भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और उस पॉपुलेशन का, वैसे पॉपुलेशन का क्वांटिटी भी है, तो एक ह्यूमन रिसोर्स है, सही है। दूसरा बोल रहा है एजुकेशन और हेल्थ आर द प्राइमरी फैक्टर दैट हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। यस, हमारे पास एजुकेशन रहेगा, नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, तो भी तो हम स्किल क्या बनेंगे? वैल्यूएबल रिसोर्स बनेंगे। अब मान लो कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा हेल्थ सही नहीं है, तो हम एक नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। 19 नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज अनइक्वल। जो नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ पे अनइक्वल है अक्रॉस द ग्लोब, प्राइमरी ड्यू टू वेरिएशन इन, किसके कारण? टेरन में वेरिएशन है, यानी कि टोपोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट है, रिलीफ फीचर डिफरेंट है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेटूज है, कहीं रिवर है, कहीं कुछ है, उसके कारण। दूसरा क्लाइमेट के कारण, अगर क्लाइमेट सही नहीं है तो फिर वहाँ कुछ भी दूसरा रिसोर्स होगा। लेकिन ये भी एक वेरिएबल है कि जो नेचुरल रिसोर्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। जैसे सोचो, अच्छा क्वालिटी के लैंड हमारे पास है लेकिन क्लाइमेट सही नहीं, वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, क्या हम लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे? खेती कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं है। वो जो अच्छा क्वालिटी है सॉइल का, वो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। एल्टीट्यूड, हाइट, हाइट पे भी डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्स। जैसे एयर है, वाटर है, एयर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसका अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोल रहा है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या नेचुरल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भूमिका निभाता है? नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो ह्यूमन मेड है, इससे हमें क्या लेना देना है। तो जो 3 नंबर है, 4 नंबर, यानी कि पहला सही है, दूसरा क्लाइमेट सही है, तीसरा एल्टीट्यूड सही है, जो चौथा है पॉलिटिकल बाउंड्री, ये गलत है। 4 नंबर निकालो, 4 नंबर से हमने 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि जो 1, 2 और 3 है ये हमारा क्या है? सही आंसर है। 1, 2 और 3 क्या है? सही है। 20 नंबर, रिगार्डिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? बोला है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका हमारे पास
अनलिमिटेड स्टॉक है? नॉन रिन्यूएबल का अनलिमिटेड स्टॉक है कि रिन्यूएबल का अनलिमिटेड स्टॉक है? तो रिन्यूएबल का हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक होता है, नॉन रिन्यूएबल का नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 है दे गेट रिप्लेनिश बाय द नेचर विद इन अ फ्यू डिकेड, ये नेचर के द्वारा रिप्लेनिश्ड किया जाता है कुछ डेकेड में। सेकेंड है द फॉर्मेशन टेक प्लेस थाउजेंड ऑफ ईयर, क्या है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स विच इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये एक लिमिटेड स्टॉक में है, अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो इसको रिप्लेनिश होने में लगभग लगभग कितना साल लगता है, तो हजारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है, क्या, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगता है। यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट सी है वो क्या है, सही है। स्टेटमेंट सी क्या है, सही है। आप बोला फ्यू डिकेट्स में ही रिप्लेनिश हो जाएगा, बताओ, नहीं। नेक्स्ट क्या है, 21 नंबर, व्हाट डज द टर्म पेटेंट सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। पेटेंट क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि जब तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है या कोई चीज जिसको तुम इन्वेंट किए हो, उस इन्वेंशन पे, उस आइडिया पे तुम्हारा एक्सक्लूसिव लीगल राइट होता है, लेकिन कब, जब उसे तुम रजिस्टर्ड कराओगे तब। तो बोला है गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल, क्या जो पेटेंट होता है उसको गवर्नमेंट के सब्सिडी से हमें कोई लेना देना है, नहीं। दूसरा है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, हमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी भी आइडिया और इन्वेंशन के ऊपर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर कंसिडर्ड अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। मेडिसिन टू ट्रीट डिजीज, पहला है मेडिसिन जो है वो डिजीज को ट्रीट करने के लिए, क्या ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, बताओ, क्या ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, यस। दूसरा है टेक्नोलॉजी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो टेक्नोलॉजी बनाया है कौन बनाया है, नेचुरल है कि ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड है, सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बताओ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोग बनाए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोग बनाए हैं, नहीं, तो क्या है, गलत है। यानी कि 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 1 और 2 है वो हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है, बोलिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है अ सब्सटेंस कैन बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज अ वैल्यू, कोई भी सब्सटेंस एक रिसोर्स बनेगा जब उसके पास क्या होगा, वैल्यू होगा। दूसरा द वैल्यू कैन बी बोथ इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक, और वो वैल्यू इकोनॉमिक भी होना चाहिए, एस्थेटिक भी होना चाहिए। तो कोई भी रिसोर्स, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कब बनता है, जब उसका यूटिलिटी होता है, उसके पास कोई यूजेबिलिटी हो, जिसको हम लोग जिसे लेकर हम यूज करें, यही यूटिलिटी और यूजेबिलिटी उसको क्या बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है। और ये वैल्यू किस टाइप के हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं और एस्थेटिक भी हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला इस यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, पहला है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट 2 है 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, गलत है। बोला कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो हमारा क्या होगा, सही आंसर है। ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है। कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही है, बताइए कोई दिक्कत है। तो देखो एक बार जो कंसेप्ट वाला वीडियो है, वो चैप्टर वाला वीडियो है, उसको जा करके देखिए, फिर इसको आप लोग यूज करेंगे तो अच्छा से रिवाइज भी होगा और सारा कंसेप्ट भी क्लियर, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा चैप्टर एक बार में याद भी हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।